छात्रों, हम आपके लिए सामान्य ज्ञान से एक वीडियो लेकर आए हैं जिसका पहला प्रश्न आपके सामने है। किसके कितने सही है कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं हमें। देखो, पहला प्रश्न, पहली बार रुपए पर कब छपी गांधी की फोटो? गांधी जी की जो फोटो है रुपए पर छप के आती है, वो पहली बार कब छपी थी बताइए। बोलो। 1969 में। ए विकल्प जिनका है वो बिल्कुल सही है। ठीक है ना। साल 1969 में पहली बार रुपए पर महात्मा गांधी की तस्वीर नजर आई। उस साल महात्मा गांधी की 100वीं जयंती थी। इस उपलक्ष्य में खास सीरीज जारी की गई थी। ठीक है। और ये आश्रम की एक तस्वीर छप गई थी। और ये पता है, हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ जो फोटो है गांधी जी का, वो कहाँ खींचा गया था? 1946 में कलकत्ता में वो फोटो खींची गई थी। ठीक है ना। अब दूसरा सवाल देखो। प्रश्न दूसरा, भारत सरकार द्वारा 1 रुपये पर किंग जॉर्ज के स्थान पर अशोक स्तंभ को छापा गया है। वह कौन सा वर्ष था जिस वर्ष छपा था? जल्दी से आंसर दो इसका, कौन सा सही है। दूसरे का, भारत सरकार द्वारा 1 रुपये पर किंग जॉर्ज के स्थान पर अशोक स्तंभ को छापा गया, वह कौन सा वर्ष था? वह वर्ष था 1949। विकल्प सी जिन्होंने दिया बिल्कुल सही है उनका। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखें। किस साल में दूसरी बार 500 रुपये के नोट पर महात्मा गांधी की तस्वीर छापी गई? तो ये कौन सा साल था जब 500 रुपये के नोट पर भी महात्मा गांधी की तस्वीर छापी गई? जल्दी से बताइए आंसर में, कमेंट बॉक्स में लिखिए आंसर इसका जल्दी से जल्दी। तीसरे का नहीं, गलत आ रहा है, जल्दी सही दीजिए भाई। जिनका बी है बिल्कुल सही है, 1987 में। विकल्प बी बिल्कुल सही है इसका। प्रश्न नंबर 4, चौथा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? मध्य पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग, पुरा पाषाण युग कि नव पाषाण युग? जल्दी से बताइए। देखो, नव पाषाण युग के बाद शुरू होता है। ताम्र पाषाण युग नव पाषाण युग के बाद शुरू होता है। यह लगभग 200 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के आसपास कांस्य युग का ही एक भाग माना जाता है। ताम्रपाषाण को कांस्य युग का जो भाग है, कांस्य युग था उसी का भाग माना जाता है। इस काल में मनुष्य पत्थर के औजारों के साथ साथ तांबे के औजार भी उपयोग करने लग गया था। तांबे का पहली बार प्रयोग हुआ था ताम्रपाषाण युग में। तो देखो, बी बिल्कुल सही है, ताम्र पाषाण युग कांस्य युग का ही भाग है ये। हो गया। आगे देखो नेक्स्ट। पांचवा देखिए, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। लोथल है, नागपट्टनम, महास्थानगढ़, सिकंदरिया, कौन सा है? जल्दी से बताइए आंसर इसका जल्दी, पांचवे का। पांचवे का ए बिल्कुल सही है। ए लोथल बिल्कुल सही है। लोथल हड़प्पा कालीन बंदरगाह स्थल है। यह भारत के गुजरात राज्य में है। कहाँ पर है ये लोथल? भारत के गुजरात राज्य में भोगवा नदी के तट पर स्थित है।
गुजरात राज्य के भोगवा नदी पर स्थित है। ठीक है ना। इसकी खोज कब हुई थी पता है? 1955 से 56 में। और किसने की थी? रंगनाथ राव द्वारा की गई थी। लोथल को मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। लोथल को मिनी हड़प्पा नाम से भी जाना जाता है। समझ गए ना। लोथल के पूर्वी भाग में 223 मीटर लंबा, 35 मीटर चौड़ा एवं 38 मीटर गहरा गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। गोदीवाड़ा बंदरगाह उसके साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, समझ गए। तो हड़प्पा के एक बंदरगाह का क्या नाम है? लोथल है। इसमें ये विकल्प बिल्कुल सही था। आगे देखो, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? लोथल है, जोदड़ो, कालीबंगा, धौलावीरा। तो इसका आंसर है डी, धौलावीरा। धौलावीरा। धौलावीरा क्या है, इसके बारे में जानिए कुछ। हड़प्पा काल का पुरा स्थल धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण के मध्य स्थित द्वीप खादिर में स्थित है। धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था। नगर के महाप्रसाद वाले भाग के उत्तर में एक विस्तृत, संपूर्ण एवं व्यापक समतल मैदान के अवशेष मिले हैं। इसके उत्तर में नगर का मध्य भाग है जिसे पूर्व की संख्या दी गई है। इसके पूर्व में नगर का तीसरा महत्वपूर्ण भाग स्थित है जिसे निचला शहर या अमन नगर कहा जाता है। यह भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। अब धौलावीरा की खोज। धौलावीरा की खोज कब हुई थी पता है? ये हुई थी 1967 से 68। और किसने की थी? J.P. जोशी ने की थी। धौलावीरा में विशाल जलाशय के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। एक जलाशय प्राप्त हुआ है धौलावीरा में। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, इसका आंसर क्या था? हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है? तो कौन सा है? धौलावीरा। ठीक है ना। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 7वां सवाल। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? पसंदीदा शहर, माउंट ऑफ द डेड, रहने की जगह, एक बाजार क्षेत्र। तो क्या है ये? जल्दी से बताओ इसका आंसर। देखो, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है, इसके लिए कुछ व्याख्या देखें। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। मोहनजोदड़ो से बात में पूरा व्याख्या करें इसकी। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? एक नगरीय सभ्यता थी। इसमें मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित था। मोहनजोदड़ो शब्द का अभिप्राय माउंट ऑफ द डेड भी सही है इसका आंसर। और इसे मृतकों का टीला भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? मृतकों का टीला। ऐसे भी आ सकता है। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला ऑप्शन में। ठीक है ना। मृतकों का टीला भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो नगर से ही प्राप्त हुआ था।
जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड लगभग 7.01 मीटर चौड़ा और 11.89 मीटर लंबा तथा 2.44 मीटर गहरा है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाएं से बाएं ओर को लिखी जाती थी। तो हमारा है एक प्रश्न, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? मृतकों का टीलम, बाउंड ऑफ द डेड। तो बी विकल्प बिल्कुल सही है हमारा, ठीक है ना। ऑफ द डेड, ठीक है। अगला प्रश्न देखो 7B नंबर दे दो इसे। सत्यमेव जयते महावाक्य कहाँ से लिया गया है? सतपथ ब्राह्मण से, ईशोपनिषद से, मुंडकोपनिषद से, महाभारत से। जल्दी से बताइए इसका आंसर। 7वें का सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया है? मुंडकोपनिषद से। सी बिल्कुल सही है इसका। ठीक है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। इस उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। मुंडकोपनिषद अथर्ववेद से संबंधित है। सत्यमेव जयते भारत का आदर्श वाक्य है। सत्यमेव जयते उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित सारनाथ में 250 ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए सिंह स्तंभ के शिखर पर अंकित है। इसका अर्थ है, सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है? सत्य की सदैव विजय होती है। सत्य पर सदैव, सत्य की सदैव विजय होती है, ठीक है ना। तो यहाँ बस ये देखना है आपको, सत्यमेव जयते महावाक्य कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। और ये किससे संबंधित है? अथर्ववेद से संबंधित है, ठीक है ना। अगला देखो, और कहाँ से लिया गया ये? मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए सिंह स्तंभ के शिखर पर अंकित है, सत्यमेव जयते लिखा है, जो कि कहाँ है? सारनाथ में, वाराणसी में, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए 8वां। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है? वरुण, इंद्र, अग्नि, शिव। बताइए इसमें कौन सा है? ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता बताई गई है? तो ये बताई गई है इंद्र की। बी बिल्कुल सही है, इंद्र। इंद्र। ऋग्वेद, ऋग्वेद क्या है? देखो, ऋग्वेद प्राचीनतम वेद है, सबसे ज्यादा प्राचीनतम वेद यही है। प्राचीनतम वेद है, ठीक है। प्राचीन वेद है, जिसमें क्या है पता है? जिसमें 10 क्या है? 10 मंडल है और 1028 सूक्त, 10,580 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद के पढ़ने वाली ले ऋषियों को होत्र, होता कहते हैं। जो ऋग्वेद पढ़ते हैं ना, ऋषि पढ़ते थे, उनको होता बोलते थे। इसमें सर्वाधिक वर्णन इंद्र का है। इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। इंद्र को वृत्तासुर, हंता, पुरविंद, पुरंदर, श्रमापा, मधवान आदि नामों से उद्घोषित किया गया है, ठीक है। तो ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है? इंद्र। 250 उक्त हैं इसके सूक्त, और इसका 250 रचनाएं हैं इसकी, और अग्नि के लिए 200 हैं, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, नमा। नमा देखो, प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद।
जल्दी से बताइए। तो प्राचीनतम वेद अभी बताया था हमने, कौन सा है? ऋग्वेद। ए विकल्प बिल्कुल सही है। ठीक है ना। ऋग्वेद आर्यों का सबसे प्राचीनतम वेद है। इसकी रचना संभवतः सप्त सैंधव प्रदेश में हुई। इसके वेदों का संकलन महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने किया था। ऋग्वेद के काल के संबंध में विद्वानों में मतभेद हैं। बाल गंगाधर तिलक वैदिक सभ्यता को का आरंभ 6000 ईसा पूर्व मानते हैं, जबकि याकोबी 4500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। मैक्स मूलर का मत है कि यह 1200 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक था। एक चीज और याद करने की इसमें, ऋग्वेद की रचना किसने की थी? ये की थी महर्षि कृष्ण द्वैपायन। किसके नाम से जानते हैं? वेद व्यास भी बोलते हैं इन्हें। ठीक है। पारस ऋषि के पुत्र थे ये। इनकी माता का नाम सत्यवती था। ऋग्वेद 10वां देखो। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? अग्नि, मारुत, इंद्र, सावित्री। तो ये होगा डी, बिल्कुल सही है, डी, सावित्री। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में निहित गायत्री मंत्र सविता देवता, सावित्री बोल देते हैं, देवता को समर्पित है। इस मंडल की रचना विश्वामित्र ने की थी। इसकी रचना किसने की थी? ये क्वेश्चन आ गया। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? रचना ये की थी विश्वामित्र ने। विश्वामित्र ने की थी इसकी रचना। ठीक है ना। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद के 2 से 7 तक के मंडल सबसे पुराने माने जाते हैं। जब सूर्य चमकने लगता है तब उसे सविता कहा जाता है। यह आकाश का देवता है। देखो, जब सूर्य चमकने लगता है तब उसे सविता यानी सावित्री कहा जाता है और यह आकाश का देवता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो। तो ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? सावित्री। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। अगला प्रश्न, सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण, वामन पुराण। तो कौन सा है? जल्दी से बताइए इसका आंसर। जिनका ए है विकल्प वो बिल्कुल सही है। विकल्प ए, मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इनकी संख्या क्या है? पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन आख्यान एवं इसका संकलन महर्षि वेदव्यास ने किया है। इनमें से 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्रह्मा, भागवत पुराण सबसे प्रमुख हैं। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। सबसे प्राचीन और प्रामाणिक है ये पुराण। संभवतः 3री या 4थी सदी में
लिखे गए थे। पुराण किस सदी में लिखे थे? तीसरी या चौथी सदी में। तो सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? मत्स्य पुराण। ठीक है ना। अगला देखो, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? जल्दी से बताओ। हवा के, तूफान के, वर्षा व चक्रवात के, अग्नि के? कौन सा सही है? जल्दी से बताओ इसका। वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? हवा के, तूफान के, वर्षा व चक्रवात के, अग्नि के? तो ये आएगा आंसर सी। सी आंसर इसका बिल्कुल सही है। वर्षा व चक्रवात के। देखो, ऋग्वैदिक लोग प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण कर उनकी पूजा करते थे। देवों की पूजा की प्रधान विधि थी स्तुति पाठ करना एवं यज्ञ में बलि चढ़ाना। प्रारंभ में आर्यों के प्रमुख देवता वरुण थे। आर्यों के प्रमुख देवता कौन थे? वरुण थे। ठीक है, लेकिन ऋग्वेद के रचना काल तक इंद्र सर्वप्रमुख देवता हो गए। इंद्र युद्ध का देवता, दुर्गों को तोड़ने वाला पुरंदर तथा वर्षा व चक्रवात के देवता माने जाते हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 ऋचाओं की रचना की गई है। ठीक है छात्रों, वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करना, और आज के लिए इतना ही। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं कि वीडियो कैसी लगी है आपको। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं और नोटिफिकेशन का, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों पर शेयर कीजिए इसे, जल्दी शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो हम जल्द ही लेकर आएंगे आपके लिए।